हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ बैटल थ्रू द हेवंस के वीडियो नोवेल बेस पर आधारित है। तो ध्यान से सुने और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 30। अब आगे सभी ने अपना सिर हिला दिया। यह ब्रूट फोर्स क्वीन वास्तव में केवल अपनी ताकत पर भरोसा करके जीवित रही। जब हर कोई बातचीत कर रहा था, सू कियान इस अदृश्य अग्नि अजगर को देख रही थी जो ऊपर आकाश में धधकते स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर से टूट गया था। उनके हाव भाव भी थोड़े बदले हुए थे। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने एक जोरदार आवाज निकाली, सभी बढ़ो, सुनो। 1000 परतों की सील संरचना तैयार करें। जैसे ही सू कियान की चीख सुनाई दी, आकाश में लटके हुए 18 बुजुर्गों ने तुरंत एक सुर में प्रतिक्रिया दी। तुरंत 18 शक्तिशाली डू क्यूज बिजली की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ने से पहले विस्फोटक रूप से बाहर निकले। जैसे जैसे वे आपस में जुड़ते गए, अनगिनत संख्या में छोटी छोटी ऊर्जाएं प्रकाश की तरह परावर्तित हुई। ये ऊर्जाएं आपस में जुड़ी हुई थीं और एक क्षण बाद उन्होंने आकाश में एक अत्यंत सघन ऊर्जा जाल का निर्माण किया। यह रंगीन ऊर्जा जाल बार बार परिलक्षित होता है, इसलिए यह मूल रूप से परत दर परत ढका हुआ था। वह तरीका ऐसा था मानो हजारों परतें एक दूसरे पर आरोपित थीं और उन सभी में एक बेहद चौंकाने वाली रक्षात्मक ताकत थी। जियोयान की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने आकाश में बने रंगीन ऊर्जा जाल को देखा। सू कियान के हाथ ने तेजी से कुछ मुहरें बनाई। तुरंत उसकी उंगली ने ऊर्जा जाल के मध्य की ओर इशारा किया। इसमें डालने से पहले भारी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकली। इस विशाल ऊर्जा का समर्थन प्राप्त करने के बाद सू कियान ने अपना हाथ एक बार फिर वापस खींच लिया और लगभग 100 मीटर चौड़ी ऊर्जा वेब अचानक किनारे से नीचे गिर गई, जिससे एक रंगीन ऊर्जा अवरोध की परत बन गई। जैसे ही यह ऊर्जा अवरोध गिरा, एक अत्यंत दृढ़ रक्षात्मक जाल ने एक बार फिर फॉलन हॉट फ्लेम के सिर को रोक लिया। पहले ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर को तोड़ते समय बहुत अधिक ऊर्जा समाप्त हो जाने के कारण टावर से चार्ज होने के बाद अदृश्य अग्नि अजगर के शरीर पर लौ अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए कुछ मंद दिखाई दी। आकाश में 1000 परतों की सील के गठन के बनने के काफी समय बाद एक बार फिर आग के अजगर के बड़े शरीर से भयंकर लपटें उठने लगी। अदृश्य अग्नि अजगर के भीतर की जंगली हिंसक ऊर्जा लौ के उठने के बाद एक बार फिर से काफी हद तक ठीक हो गई। इसने धीरे धीरे अपने विशाल सिर को ऊपर उठाया और यह आकाश में रंगीन ऊर्जा वेब पर जमकर नजरें गड़ाए हुए था। आजादी का मीठा स्वाद चखने के बाद स्वाभाविक रूप से वह मैग्मा और आग के जहर से भरी उस दुनिया में लौटने को तैयार नहीं था। यह आकाश की ओर फूंकारता है। वह तीक्ष्ण ध्वनि तरंग पदार्थ की तरह प्रतीत हुई जैसे वह तेजी से फैलती है। अंत में इसने आसपास की ऊर्ध्वाधर ऊर्जा दीवारों को हिला दिया जिसमें तेजी से हिलती हुई लहरें थीं। ऊर्जा जाल के कारण एक क्षेत्र बहुत बड़ा था। जियोयान जो पास में रुक रहा था वह भी उसमें लिपट गया। यह सौभाग्य की बात है कि जियोयान सतर्क और बुद्धिमान थी। वह तेजी से आग की लपटों के समुद्र में उतर गया जिस क्षण अदृश्य अग्नि अजगर ने अपना ध्वनि हमला किया। उनके शरीर के चारों ओर लपेटे हुए ग्रीन लूट स्कोर फ्लेम की मदद से उनके चारों ओर आग की लपटों के समुद्र ने न केवल उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्होंने उन्हें खुद को छिपाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति प्रदान की थी। वे लड़ने वाले हैं। जियोयान की अभिव्यक्ति उत्साहित थी क्योंकि उसने आकाश में दो पक्षों को देखा जो लड़ाई शुरू करने वाले थे। उन्होंने इस दिन के लिए लगभग 1 साल इंतजार किया था और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह जियानान अकादमी में आने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने वाले थे। ध्यान से, जब वे लड़ना शुरू करेंगे तो गतिविधि छोटी नहीं होगी। जियोयान के दिल में याओ लाओ की याद आ गई। हालांकि बाद वाला जियोयान की याद दिला रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक खुशी भी थी जिसे छिपाना मुश्किल था। जियोयान ने सिर हिलाया। उसने अपने शरीर को एक विशाल चट्टान के पीछे छिपा दिया और अपने चारों ओर भयंकर रूप से जलती हुई लपटों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसकी निगाहें आसमान पर टिकी थीं। अदृश्य अग्नि अजगर ने धीरे धीरे सांप के आकार में घुसने से पहले आकाश में एक तेज ध्वनि उत्सर्जित की। इसकी पूरी तरह से सफेद त्रिकोणीय आंखें सू कियान को गौर से देख रही थी जो ऊर्जा जाल के बीच में थी। जैसे ही सांप मुड़ा, अदृश्य अग्नि अजगर के शरीर पर ज्वाला और अधिक तीव्रता से उठने लगी। यहां तक कि आसपास की हवा भी इस हद तक विकृत हो गई थी कि आग के अजगर को देखने वाली निगाहें केवल एक अस्पष्ट विशाल शरीर को देख सकती थीं। हर कोई सिर उठाता है। इसके प्रतिशोध से सावधान रहें। मैंने पहले ही सिग्नल जारी कर दिया है। जब तक हम कुछ समय के लिए रुकेंगे, बाहरी अकादमी के उप प्रधान अध्यापक और अन्य एल्डर जल्दी आएंगे। उस समय हम निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे एक बार फिर से सील कर पाएंगे। सू कियान ने तुरंत एक जोरदार चीख निकाली जैसे उसने आग वाले अजगर की मुद्रा को देखा जो कि हमला करने वाला प्रतीत हो रहा था। हम समझते हैं। आवाज सुनकर बुजुर्गों के भाव गंभीर हो गए क्योंकि उन्होंने गहरी आवाज में जवाब दिया। अभी सुरीले उत्तर की आहट हुई ही थी कि उस स्थान पर विराजमान अदृश्य अग्नि अजगर ने अचानक अपना शरीर फैला लिया। उस विशाल शरीर ने तुरंत बिजली की तरह विस्फोटक रूप से विस्फोट किया। विशाल शरीर के कारण उसकी गति रत्ती भर भी कम नहीं हुई। आग अजगर जहां से भी गुजरा, हवा में एक निर्वात के निशान छोड़ गया। गर्म तापमान कुछ बड़ों के भावों को दूर होने के बावजूद उनके भावों को थोड़ा बदलने में सक्षम था। व्यक्तिगत रूप से इसके साथ मारपीट करने के बाद ही वे समझ पाए कि यह गिराए हुए दिल की ज्वाला पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। इसके विशाल शरीर में एक अतुलनीय रूप से क्रूर चार्जिंग बल होता है क्योंकि यह रंगीन ऊर्जा वेब से हिंसक रूप से टकराता है।
उस क्रूर और मजबूत बल ने ऊर्जा वेब पर तब तक प्रहार किया जब तक कि वह लगभग 10 मीटर तक फैल नहीं गया। टूटने के कगार पर होने की खतरनाक उपस्थिति ने दूर के छात्रों को अपने दिलों में ठंडा पसीना पोंछने के लिए मजबूर कर दिया। वापस जाओ। सू कियान की आंखों ने ठंडी और सख्ती से आग के अजगर को देखा जो ऊर्जा जाल के खिलाफ बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। उसके हाथ हिंसक रूप से नीचे दब गए और पूरा स्थान तुरंत हिंसक रूप से नीचे की ओर दबा हुआ प्रतीत हुआ। सू कियान द्वारा अपनी दोनों हथेलियों को नीचे दबाए जाने के बाद ऊर्जा का जाल जो तब तक दबा रहा था जब तक कि वह बाहर नहीं निकल गया, अचानक एक तीव्र चमक का उत्सर्जन हुआ। एक अत्यंत शक्तिशाली पलटाव निकला और अदृश्य अग्नि अजगर के विशाल शरीर को गोली मार दी। वह प्रचंड शक्ति बाद में हिंसक रूप से टूट गई। जमीन से 10 मीटर से भी कम दूरी पर अचानक रुकने से पहले विशाल पूंछ मध्य हवा में लहराती थी। अदृश्य अग्नि अजगर तब नहीं रुका जब उसके पहले हमले ने कोई असर नहीं दिखाया। इसकी विशाल पूंछ झूल गई थी और इसके शरीर ने एक बार फिर विस्फोटक रूप से क्षितिज की ओर गोली मार दी थी। जब यह ऊर्जा जाल से 50 मीटर से भी कम दूरी पर था तो इसने अपना मुंह चौड़ा कर लिया और एक अदृश्य ज्वाला विस्फोटक रूप से सभी दिशाओं में फैल गई। सू कियान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने ऊपर से आती हुई अदृश्य लौ को देखा। उसके हाथों ने तेजी से कुछ मुहरें बनाई और एक अतुलनीय शक्तिशाली डूबी लगातार ऊर्जा जाल में डाला गया। अदृश्य ज्वाला तेजी से ऊर्जा जाल से टकराए। उस बेहद भयावह तापमान ने ऊर्जा वेब की सतह पर तुरंत लहरें उठने का कारण बना दिया। यद्यपि अदृश्य ज्वाला भयंकर थी, 18 संभ्रांत डुवांस और एक डुजों से बनने वाली ऊर्जा वेब स्वाभाविक रूप से कोई सामान्य चीज नहीं थी। इसलिए दोनों धीरे धीरे एक गतिरोध पर आ गए जहां दोनों में से कोई भी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सका। एक और तेज ध्वनि तरंग अचानक प्रकट हुई। सभी दिशाओं में फैलती हुई अदृश्य लौ वास्तव में छटपटाने लगी। अंत में यह एक छोटे आग वाले सांप में एकत्रित हो गया जो सू कियान के तेजी से बदलते चेहरे के सामने एक हाथ जितना मोटा था। जिस क्षण छोटे अग्नि सर्प का निर्माण हुआ उसकी अत्यंत भयावह गति थी क्योंकि यह ऊर्जा जाल के खिलाफ हिंसक रूप से टूट गया। तुरंत यह एक धमाके के साथ फट गया। जैसे ही विस्फोट हुआ ऊर्जा का जाल तेजी से हिलने लगा। एक बेहद छोटा छेद चुपचाप दिखाई दिया। जिस गति से सू कियान और अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया की, यह छेद ऊर्जा जाल के पतन का मुख्य कारण नहीं बना। हालांकि जैसे ही यह छेद दिखाई दिया, एक अत्यंत जंगली और हिंसक ऊर्जा इस स्थान से विस्फोटक रूप से निकली। यह अंत में क्षितिज के लिए गोली मार दी। वह राजसी ऊर्जा तरंग कुछ ऐसी थी जिसे हजारों किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। अरे नहीं! सू कियान का दिल तुरंत उस पर डूब गया जब यह जंगली हिंसक ऊर्जा उठी और फैल गई। इना अकेडमी के चारों ओर लंबी पर्वत श्रृंखला के बाहर फैंग सिटी नाम का एक शहर बसा हुआ था। शहर बहुत बड़ा नहीं था, हालांकि यह ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह वह स्थान था जहां ब्लैक कॉर्नर रीजन के औषधीय राजा हान फैंग निवास करते थे। ब्लैक कॉर्नर रीजन में शीर्ष कीमियागर के रूप में हान फैंग, जो लंबे समय से टियर 6 कीमियागर बन गए थे, ने कई गुटों और विशेषज्ञों के दिलों में काफी उच्च स्थान प्राप्त किया। बेशक एक स्तर 6 कीमियागर पूरे महाद्वीप में भी काफी दुर्लभ था। यहां तक एक साधारण डू हुआंग या डू जोंग को भी उससे मिलते समय थोड़ा विनम्र होना पड़ेगा। आखिरकार हर कोई जानता था कि छठे स्तर के कीमियागर के पास किस तरह की एकत्रित शक्ति होती है। फैंग सिटी, इस शहर का नाम हान फैंग के नाम पर रखा गया था। नरसंहार से भरे इस अराजक ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर बहुत कम लोग इस तरह के एक विशेष सम्मान का आनंद ले सकते थे। हान फैंग उनमें से एक था। शहर के बीचों बीच बांस का जंगल था जो बाहर के शोरगुल भरे बाजार से बिल्कुल अलग था। इस बांस के जंगल में बेहद कड़ी सुरक्षा थी। एक सामान्य व्यक्ति प्रवेश करना भूल सकता है। यहाँ तक अगर वे इसके आसपास के एक निश्चित क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें अंधाधुंध हमलों का सामना करना पड़ेगा। हर साल इस वजह से काफी संख्या में लोग बांस के जंगल के रक्षकों द्वारा मारे जाते थे। भले ही यह स्थान शांत था, यह फैंग सिटी के भीतर कई लोगों के दिलों में निश्चित स्थान बन गया था। बांस के जंगल के भीतर एक बांस का घर था। हरा भरा रंग जो पन्ने की तरह था, एक प्रकार की फीकी बांस की सुगंध से रिश्ता था। बांस के एक ऊंचे घर में एक खिड़की के पास एक बांस के कमरे में एक आदमी पालथी मारकर बैठा था। उसने कीमियागर की पोशाक पहन रखी थी। लबादे के पीछे हाथ से सिली हुई उत्तम कढ़ाई में फैंग शब्द दिखाई दे रहा था। इस समय वह आदमी अपने हाथ में एक औषधीय सूत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उनका अविचलित तरीका बेहद केंद्रित दिखाई दिया। जिस आदमी ने अपना सिर नीचे किया था जब वह गहरी सोच में था, उसने अचानक उसे उठा लिया। उसकी पैनी निगाह सीधे सुदूर उत्तरी क्षितिज की ओर गई। उन्होंने उस स्थान पर एक असामान्य लेकिन हल्की परिचित ऊर्जा तरंग को महसूस किया। यह एहसास आदमी का हाथ मुट्ठी में बंधा हुआ था जो धीरे धीरे उसके माथे पर दस्तक दे रहा था, जबकि वह धीरे से बुदबुदा रहा था। उसकी हैरान कर देने वाली आवाज में थोड़ा झटका लगा। यह ऐसा लगता है जैसे किसी स्वर्गीय ज्वाला की लहरें उठ रही हों। अचानक प्रसारित हुई ऊर्जा की लहर के कारण उस आदमी का शांत हृदय इधर उधर घूमने लगा। एक पल बाद अचानक धीरे धीरे बंद होने से पहले उनकी आंखें संकुचित हो गईं। अपनी उंगली की कोमल झिलमिलाहट के साथ आदमी के शरीर के भीतर से साफ तरल की तरह गहरे नीले रंग की लौ की लहर अजीब तरह से फैल गई। अंत में यह उसके चारों ओर मजबूती से लिपट गया। वह काली नीली लौ बड़ी विचित्र थी।
एक नज़र में यह वास्तव में साफ बहते झील के पानी के एक समूह की तरह था। हालांकि सबसे प्रामाणिक अर्थ ने सभी को स्पष्ट रूप से बताया कि यह पानी का कुंड नहीं था, बल्कि एक प्रकार की ज्वाला थी। इस समय जैसे ही गहरे नीले रंग की लौ उठी, उस व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति बहुत ऊपर उठनी शुरू हो गई थी। पहले कुछ धुंधला सा एहसास इस समय उसकी तरफ से कुछ उभरता हुआ दिखाई दे रहा था और बेहद स्पष्ट था। यह वास्तव में एक स्वर्गीय ज्वाला है। आदमी के शरीर के चारों ओर गहरे नीले रंग की लौ अचानक से हट गई क्योंकि वह अचानक खड़ा हो गया। दूर पर्वत श्रृंखला को घूरते हुए उसकी टकटकी तेज गर्म थी। एक क्षण बाद ऐसा लगा जैसे उसने कुछ पहचान लिया हो, क्योंकि उसकी भौहें एक बार फिर से बुनी हुई थीं, जबकि वह बुदबुदाया। जिस दिशा से ऊर्जा तरंग का संचार हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जिया नानक आदमी है। हान बिंग। वह आदमी अचानक मुड़ा और गहरी आवाज में रोया। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, एक भूत जैसी मानव आकृति चमकती हुई निकली। अंत में वह बांस के घर के भीतर एक घुटने के बल जमीन पर दिखाई दिया। उसकी आवाज भले ही कर्कश रही हो, लेकिन उसमें आदर की कमी नहीं थी। मालिक के पास क्या हुक्म है? ये टोकन ले और ग्राउंड फायर सेक्ट 8 गेट्स ब्लड सेक्ट को सूचित करें और अपने संप्रदाय के नेताओं को 2 घंटे के भीतर फैंग सिटी में जल्दी करने के लिए कहें। मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके लिए उनकी सहायता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप व्यक्तिगत रूप से इन 2 टोकन को उस स्थान पर भेजेंगे और उन 2 बहनों को यात्रा करने के लिए आमंत्रित करेंगे। उस आदमी ने बेतरतीब ढंग से कुछ अजीब टोकन लहराए और उन्हें उस मानव आकृति की ओर फेंक दिया जो जमीन पर घुटने टेक रही थी। बाद वाले ने उन्हें बिजली की तरह पकड़ लिया और अभी उन्हें अपने भंडारण की अंगूठी में जमा किया था जब एक सोने और एक चांदी के टोकन को गोली मार दी गई थी। मानव आकृति को ये कुछ विशेष सोने और चांदी के टोकन प्राप्त हुए। उसका चेहरा, जो भावशून्य बना हुआ था, इस क्षण कुछ बदला हुआ था। कोमल स्वर में उसने पूछा, मालिक इन्हें भी बुलाना चाहते हैं? वे आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति को भी नहीं देख पाएंगे। यह संभावना है कि मास्टर भी कुछ ऐसा निकालेंगे जो उन्हें इस बार आमंत्रित करने के लिए आकर्षित कर सके। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। अगर मैं अपने लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम हूं, तो वे जो चाहते हैं वह स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। बोलते हुए उस आदमी ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। मैं समझता हूं। उन शब्दों को सुनकर वह मानव आकृति अब नहीं झिझकी। उसके शरीर को तेजी से अंधेरे में फेंके जाने और अंततः गायब होने से पहले उसने एक सम्मानजनक उत्तर दिया। काली आकृति को गायब होते देख उस आदमी ने आखिरकार धीरे धीरे हवा की एक सांस छोड़ी। वह धीमे कदमों की आहट के साथ खिड़की के सामने आया और उसकी निगाहें दूर पर्वत श्रृंखला का अध्ययन करने लगीं। उसकी आंखों के भीतर अचानक एक गहरी नीली लौ चमक उठी। स्वर्गीय ज्वाला के मैंने इतने वर्षों से इसकी खोज की है। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि यह उन गहरे पहाड़ों के भीतर छिपा हुआ है। जब तक मैं दूसरी तरह की स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने के साथ साथ इसे निगलने और परिष्कृत करने में सक्षम हूं, तब तक उनके मूल रूप से तेज और ठंडे चेहरे पर एक जंगली उग्रता अचानक उमड़ पड़ी। उस आदमी के हाथ अचानक कड़े हो गए और वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी भौहें कस गईं। उसके हाथों ने उसकी छाती को पकड़ लिया और जल्दी से 1-2 बार खांसा। इस वक्त उनकी सांसें भी काफी गड़बड़ हो गई थीं। धीरे धीरे कम होने से पहले खांसी थोड़ी देर तक चलती रही। हवा की एक गहरी सांस छोड़ते हुए उस आदमी ने अपने दांत भींचे और धीरे से कहा, अरे बूढ़े आदमी, सब कुछ अच्छा होता अगर उन्होंने मुझे अभ्यास करने के लिए लौह मंत्र दिया होता। यह कहते हुए कि मेरा दिमाग सीधा नहीं था। गोलियों को परिष्कृत करने की मेरी प्रतिभा तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। अंत की ओर उनकी आवाज बहुत नर्म हो गई थी। हालांकि उसकी कसकर बंधी हुई मुट्ठी की उपस्थिति से उसके दिल के भीतर रोष और घृणा की कल्पना की जा सकती थी। अब अकादमी में अदृश्य अग्नि अजगर एक बार फिर रंगीन ऊर्जा वेब के खिलाफ जोरदार टक्कर मार दी। इसने तुरंत गड़गड़ाहट जैसे विस्फोटों की एक लहर छोड़ी। हालांकि ऊर्जा वेब कई बार तंग था और दूसरों पर आराम करता था, जिससे अदृश्य अग्नि अजगर थोड़े समय के भीतर भागने में असमर्थ हो गया। हालांकि फायर पाइथन द्वारा बार बार किए गए हमलों के बाद रंगीन ऊर्जा वेब का रंग स्पष्ट रूप से बहुत धुंधला हो गया था। इसके अलावा कुछ बड़ों के भाव धीरे धीरे फीके पड़ गए और उनकी सांसें तेज हो गईं। जाहिर है, अदृश्य अजगर के हमलों को रोकने के लिए उन्होंने काफी ताकत का इस्तेमाल किया था। अदृश्य अग्नि अजगर ने ऊर्जा जाल को जंगली और हिंसक तरीके से मारा। अपने विशाल शरीर और अपनी राजसी ऊर्जा के साथ हर बार जब वह बाद वाले से टकराता था तो वह अत्यंत भयावह गति प्राप्त करता था। आग अजगर द्वारा लगभग पागल टक्करों के तहत लगभग 1 से 2 घंटे के बाद बुजुर्गों में से एक अंततः इसे सहन करने में असमर्थ था। इस क्रूर टक्कर में एक बुजुर्ग के शरीर के भीतर की दुखी सबसे पहले थक गई थी। एक और ताज़ा खून अनायास ही उगल दिया गया था। तुरंत वह अपने वंश को धीमा करने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाने के लिए मुश्किल से अपने शरीर के भीतर शेष दुखी को इकट्ठा करने में कामयाब रहा। एक बुजुर्ग की ताकत खत्म होने के बाद दूसरे बुजुर्गों पर दबाव तुरंत बढ़ गया। वह अदृश्य अग्नि अजगर भी स्पष्ट रूप से समझ गया था कि उसका मौका आ गया है, लिहाजा इसकी हमलावर रफ्तार भी तेज हो गई। 10 मिनट से अधिक समय के बाद एक अन्य एल्डर ने खून की थूक उगल दी और हट गया। 20 मिनट बाद तीसरा एल्डर भी हार में पीछे हट गया।
सुखियान की अभिव्यक्ति तेजी से बदसूरत हो गई क्योंकि उसने बड़ों के पीले भावों को देखा जो एक समय में एक को हटा लेते थे। इन 2 वर्षों में फॉलन हॉट फ्लेम के साथ बार बार मारपीट करने के बावजूद जब फॉलन हॉट फ्लेम पूरी तरह से भड़क गया तो उसने कभी भी वास्तव में आतंक नहीं देखा था। अब जब उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा था तो उन्हें भी स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि ऐसा प्राकृतिक प्राणी वास्तव में डरावना था। केवल 3 छोटे घंटों में 18 में से 10 बुजुर्ग पहले ही वापस ले चुके थे। केवल 8 बुजुर्ग और सुकियान अभी भी कड़वाहट से थे। हालांकि इन अकेडमी के बुजुर्गों को भयानक नुकसान हुआ, लेकिन अदृश्य अग्नि अजगर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। इसके हमलों और ऊर्जा की खपत के पागल तरीके से उसके शरीर की सतह पर ज्वाला बहुत मंद हो गई थी। इसके हमले का रुख भी कमजोर हो गया था। सभी बुजुर्ग अभी भी कड़वाहट सहन कर रहे थे जब उन्होंने अदृश्य अग्नि अजगर के तेजी से कमजोर हमले को महसूस किया तो आशा की एक धागा देखने में सक्षम थे। जियो यान, जो आग की लपटों में छिपा हुआ था, उसने आसमान में बड़ों को खून से लथपथ और एक के बाद एक पीछे हटते हुए देखा। उसने अनायास ही अपने चेहरे से ठंडा पसीना पोंछ लिया। इतने सारे बुजुर्गों के हाथ मिलाने के बावजूद वे फॉलन हॉट फ्लेम के कारण इतनी दयनीय स्थिति में आ गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे वश में करने के लिए उस समय के ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को निगलने से भी अधिक कष्ट होने की संभावना थी। आंतरिक अकादमी धारण करने में सक्षम नहीं होगी। शिक्षक, हमें कब हस्तक्षेप करना चाहिए? जियो यान ने उत्सुकता से अपने दिल में पूछा। एक बार जब फॉलन हॉट फ्लेम रक्षा से मुक्त हो गया तो संभावना थी कि यह तेजी से गायब हो जाएगा। उस समय इसे ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जियो यान के दिल में याओ लाओ की आवाज तेजी से सुनाई दी। प्रभामंडल का एक बड़ा समूह पूर्व से तेजी से आ रहा है। वे संभवतः बाहरी अकादमी के विशेषज्ञ हैं। उन्हें गिरे हुए दिल की ज्वाला की ताकत को थोड़ी देर और बर्बाद करने दें। यह सुनकर जियो यान चौंक गया। उसकी निगाह तेजी से क्षितिज की ओर गई। वह वास्तव में एक जगह पर कुछ काले बिंदुओं को बेहोशी से देख पा रहा था, जहां उसकी टकटकी मुश्किल से पहुंच सकती थी। काले धब्बे तेजी से बढ़े हुए थे। एक क्षण बाद वे लोगों के एक बड़े समूह में परिवर्तित हो गए जो इन अकेडमी के भीतर सभी की नजरों में आ गए। हाँ, एल्डर सू, लोगों को इकट्ठा करने में काफी समय लग गया। उम्मीद है हम बहुत देर से नहीं पहुंचे हैं। एक बुजुर्ग की हंसी अचानक पूरे आसमान में गूंज उठी। यह कुछ जानी पहचानी आवाज डिप्टी हेडमास्टर हुगन के अलावा और किसकी थी? सुकियान ने भी राहत की सांस ली जब उसने इन सुदृढ़ीकरणों को देखा जो सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर सामने आए थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि सबसे खराब स्थिति आज प्रकट नहीं होगी। जिस क्षण बाहरी अकादमी से सुदृढ़ीकरण आया, कई विशेषज्ञ जिनका ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर काफी प्रभाव था, वे भी पर्वत श्रृंखला के बाहर फैंग सिटी के भीतर एकत्र हुए थे। अंत में विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह उस आदमी की हंसी के नीचे आसमान में उड़ गया जिसकी पीठ पर मेपल का पत्ता सिल दिया गया था। अंत में उन्होंने अपने डूक्यूई पंख फैलाए और पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर आंतरिक अकादमी की ओर दौड़े। वास्तव में एक महान युद्ध छिड़ने वाला था। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।